Hello everyone, welcome back to my channel Dr. Khalis and Roshan. Myself Dr. Khalis, MBBS जनरल फिजिशियन कंसल्टेंट फिजिशियन। आज हम लोग डिस्कस करेंगे पाइल्स के बारे में, जिसे पाइल्स और हेमरॉइड्स भी बोलते हैं, हिंदी में बवासीर बोलते हैं। ठीक है, ये जो है बहुत ही मोस्ट कॉमन डिजीज होते जा रहा है आज के एरा में, और मोस्ट ऑफ द पीपल को ये चीज़ देखने को मिल रहा है। ठीक है, इसकी वजह ये है कि डाइट, हम लोग आजकल लिविंग स्टैंडर्ड डाइट, इसकी वजह से ये डिजीज जो हो रहा है वो स्प्रेड होता जा रहा है। ठीक है, तो वन बाय वन इस पे हम डील करेंगे। पहले देखेंगे पाइल्स क्या होते हैं, हेमरॉइड्स क्या होते हैं, इसके टाइप्स क्या होते हैं, इसके जो सिम्टम्स क्या होते हैं, इसके साइन क्या होते हैं, ये कॉजेज क्या होते हैं पाइल्स और हेमरॉइड्स होने के, बवासीर होने के कॉजेज क्या क्या होते हैं। फिर लास्ट में हम देखेंगे इन्वेस्टिगेशन में इसमें कैसे और क्या क्या करना होता है, और इसमें डॉक्टर क्या क्या प्रिस्क्राइब करते हैं एज अ ट्रीटमेंट। ठीक है, तो वन बाय वन सारी चीज़ों को डील करेंगे। जो भी न्यू व्यूअर्स है प्लीज़ चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन को हिट कीजिए, और एटलीस्ट एक बार ज़रूर चैनल को जाके विजिट कीजिए। आपको बहुत काम की चीज़ें मिलेगी, डेली बेसिस पे, लाइफ के बेसिस पे बहुत सारी चीज़ें हमने डाली हुई है, और एज अ स्टूडेंट जो भी हैं उनके बेसिस पे भी बहुत सारी चीज़ें हमने डाली हुई है। मेडिकोज के लिए तो ये है ही इम्पोर्टेंट, जो नॉन मेडिकोज हों उनके लिए भी बहुत ही इम्पोर्टेंट चीज़ें हमने चैनल पे अपलोड की हुई है। तो प्लीज़ ज़रूर जाके एक बार चैनल विजिट कीजिए और चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिए, और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए ताकि जो नीडी पर्सन है वहाँ तक ये चीज़ें पहुँच जाएँ। तो ज़्यादा टाइम ना लेते हुए हम आते हैं मुद्दे पे। पाइल्स, जिसे हेमरॉइड्स भी बोलते हैं और बवासीर भी बोलते हैं। ठीक है, इसकी पूरी जानकारी हम देखेंगे बवासीर की। तो सबसे पहले पाइल्स को हेमरॉइड्स बोलते हैं, जैसा कि हमने बताया। हेमरॉइड्स या पाइल्स होते क्या हैं? ठीक है, तो ये एक डिजीज होता है जिसमें, जो डिजीज कैसा होता है, वेरी पेनफुल डिजीज होते हैं। ठीक है, और इस डिजीज में क्या होते हैं, स्वेलिंग अकर्स इनसाइड एंड आउटसाइड द एनस, एनस के अंदर और एनस के बाहर जो होते हैं वो स्वेलिंग हो जाते हैं। और लोअर पार्ट ऑफ रेक्टम, रेक्टम का जो लोअर पार्ट होता है वहां पे स्वेलिंग हो जाता है। स्वेलिंग के साथ साथ पेन होने लगता है और ब्लीडिंग आने लगती है। ठीक है, दिस कॉजेज पार्ट्स टू फॉर्म इनसाइड एंड आउटसाइड एनस और इन प्लेस। इसका मतलब ये बताया गया है कि इनसाइड एनएस में वार्ड्स बन सकता है, या आउटसाइड एनएस में एक वार्ड्स बन जाता है, या एनएस के प्लेस पे ये वार्ड्स बन जाता है। ठीक है, वार्ड्स बनते बनते ब्लीडिंग भी होने लगती है और पेनफुल होता है ये बहुत। ठीक है ना, उसके बाद देखते हैं पाइल्स आर कलेक्शन ऑफ टिश्यू। पाइल्स जो होते हैं टिश्यू का कलेक्शन होता है बेसिकली, एंड वीन, टिश्यू एंड वीन का कलेक्शन होते हैं, जो कि क्या हो जाता है, इन्फ्लेम्ड एंड स्वेलन हो जाता है बाद में जाके। ठीक है, और एक चीज और देखना है कि साइज जो होता है पाइल्स का वो वेरी करता है। ठीक है, दे आर फाउंड इनसाइड और आउटसाइड द एनस, ये अंदर भी पाए जाते हैं और बाहर भी पाए जाते हैं, जैसा कि हमने इस डायग्राम में दिखाने की कोशिश की है। और मेनली जो होते हैं ना पाइल्स या हेमरॉइड्स, दो टाइप्स के होते हैं। एक्सटर्नल हेमरॉइड्स, जो एनस के बाहर इस तरीके का वार्ड्स बन जाएगा, है ना, स्वेलन हो जाएगा, इन्फ्लेम्ड हो जाएगा टिश्यू का और वेन का, तो इस तरीके का दिखेगा। और इनसाइड जो होता है एनस के, जिसको इंटरनल हेमरॉइड्स बोलते हैं, ये इनसाइड द एनस होता है। ये रेक्टम हो गया, रेक्टम के अंदर ये चीज देखने को मिला है। इंटरनल अगर स्वेलिंग हो रहा है, इन्फ्लेम्ड हो रहा है टिश्यू और वेन का, तो उसका इंटरनल पाइल्स या इंटरनल हेमरॉइड्स बोलते हैं। और आउटसाइड द एनस हो रहा है तो एक्सटर्नल हेमरॉइड्स, एक्सटर्नल पाइल्स बोलते हैं। ठीक है, और इसमें ये चीज आगे देखते हैं, जैसा कि हमने अभी जस्ट बताया कि वेन ऑफ रेक्टम जो होता है वो स्वेल हो जाता है। ठीक है, समटाइम्स कॉजेज ब्लीडिंग, ब्लीडिंग तो होता ही होता है, किसी को हो सकता है ज्यादा, किसी को कम, लेकिन ब्लीडिंग होगा ही होगा। ठीक है ना, उसको हेमरॉइड्स बोलते हैं। ये दो टाइप्स के होते हैं, इंटरनल एंड एक्सटर्नल। ठीक है, अब इसको थोड़ा, इस वीडियो को हमने दो लैंग्वेज में बनाया, हिंदी एंड इंग्लिश, ताकि आप लोगों को समझने में आसानी हो। एनस के अंदर और बाहरी हिस्से में सूजन आ जाती है, जैसा कि जस्ट हमने अभी बताया है ना, इंटरनल हिस्से में और एक्सटर्नल हिस्से में। इंटरनल एंड एक्सटर्नल दोनों जगह स्वेलिंग हो गया रेक्टम में, तो उसको हम पाइल्स बोलते हैं। ठीक है, अब आइए मल त्याग के दौरान ब्लीडिंग होना। जब हम मल त्याग करने जाते हैं तो उस दौरान क्या होता है, ब्लीडिंग आना, इस तरीके से आपका ब्लीडिंग आएगा। ठीक है ना,
उसके बाद एनस में खुजली जो लगातार या रुक रुक कर हो सकती है। ठीक है, कई दफा देखा गया है कि एनएस के अंदर जो होता है ना, इचिंग इचिंग खुजली खुजली होता है, जो कि हमेशा भी हो सकता है, रुक रुक के भी हो सकता है। ठीक है, अब आते हैं सिम्टम्स ऑफ पाइल्स यानी बवासीर के लक्षण। बवासीर का स्पेलिंग थोड़ा मिस्टेक हो गया है तो आप लोग करेक्ट कर लेंगे। सिम्टम्स ऑफ पाइल्स, इसमें क्या होता है, पेनफुल लम्स बन सकते हैं, इचिंग अराउंड द एनस हो सकता है, डिस्कम्फर्ट, जाहिर सी बात है अगर किसी को पाइल्स हुआ है तो आदमी कंफर्टेबल तो फील करेगा नहीं, है ना, डिस्कम्फर्ट फील करेगा। उसके बाद ब्लडी स्टूल, स्टूल के साथ ब्लड आएगा। सडन ब्लीडिंग, एकदम अचानक से ब्लीडिंग इसमें होने लगता है ना। ब्लड कैसा होता है, ब्राइट रेड ब्लड होते हैं आफ्टर और ड्यूरिंग पासिंग द स्टूल। ठीक है, यानी जब आप टॉयलेट जाते हो स्टूल पास करने के दौरान भी ब्लीडिंग होती है और आफ्टर भी होती है ब्लीडिंग। ठीक है, उसके बाद फीलिंग लाइक यू स्टिल नीड पास स्टूल आफ्टर गोइंग टू द टॉयलेट। आप जब टॉयलेट जाते हो तो ऐसा फील होता है कि अभी स्टूल पास प्रॉपर हुआ नहीं है, अभी ऐसा फील होता है कि और स्टूल निकलेगा और स्टूल निकलेगा। ठीक है, और बार बार टॉयलेट जाने की नीड हो जाती है, आदमी जो होता है वो बार बार टॉयलेट जाने को रहता है। ठीक है, तो इस चीज़ों को, ये सब क्या है, सिम्टम्स हैं। उसका स्लिमी म्यूकस इन योर क्लोथ और इन टॉयलेट पेपर आफ्टर वाइपिंग द रेक्टल एरिया। और आप ये भी देखेंगे जो आप कपड़ा पहनते हो उसमें ना म्यूकस जो होता है वो आपके क्लोथ में देखने को मिलेगा, स्लिमी म्यूकस जिसको बोलते हैं, या जब टॉयलेट पेपर से रैप करते हैं तो वहाँ पे आपको स्लिमी म्यूकस उस पेपर में आपको देखने को मिलेगा। ठीक है, और ये जो होता है पेन होते हैं अराउंड द एनस, एनस के अराउंड पेन होते हैं। ये तो जनरलाइज फॉर्म में सिम्टम्स था। अब कुछ सिम्टम्स देखते हैं इंटरनल पाइल्स के सिम्टम्स। तो ब्लीडिंग विदाउट पेन, इंटरनल पाइल्स में ब्लीडिंग तो देखो एक्सटर्नल इंटरनल दोनों में होगा, बट यहाँ पे थोड़ा सा डिफरेंस ये है कि इंटरनल पाइल्स के अंदर ब्लीडिंग जो होती है वो होती है लेकिन पेन नहीं होता है। ठीक है ना, और अब जाहिर सी बात है जब ब्लीडिंग होता है इसमें ताज़ा ब्लड निकलता है तो वीकनेस तो जाहिर सी बात होना, एनीमिया भी हो सकता है पेशेंट को, है ना, ब्लीडिंग लॉस होगा लार्ज अमाउंट में तो पेशेंट एनेमिक भी हो जाते हैं। और जब ब्लड लॉस होगा तो वीकनेस तो आएगी आएगी, है ना। उसके बाद लम्स में बी फेल्ट इन सीवियर केसेस। ठीक है, तो अब इंटरनल पाइल्स का जब सीवियर केसेस हो जाते हैं तो लम्स वहाँ पे देखने को मिलता है। अब आते हैं सिम्टम्स ऑफ एक्सटर्नल पाइल्स। एक्सटर्नल पाइल्स में लम्स होगा ही होगा और पेन होगा ही होगा, ब्लीडिंग भी होगा, वो लार्ज अमाउंट में होगा। सीवियर केसेस में क्या हो जाता है, थ्रोम्बोज्ड पाइल्स बन जाता है जिसमें ब्लड क्लॉट कॉजेस सीवियर पेन एंड स्वेलिंग। ठीक है ना, तो सीवियर केसेस में थ्रोम्बोज पाइल्स हो जाते हैं जिसमें ब्लड क्लॉट्स ज़्यादा देखने को मिलता है और पेन होता है और स्वेलिंग बहुत हो जाता है वहाँ पे। ये तो सिम्टम्स था। अब देखते हैं कॉजेज ऑफ पाइल्स या हेमरॉइड्स। हेमरॉइड्स होने के क्या क्या कॉजेज होते हैं, बवासीर होने के क्या क्या कारण होते हैं। तो क्रोनिक कॉन्स्टिपेशन, जिस किसी इंसान को क्रोनिक कॉन्स्टिपेशन है, अब वो टॉयलेट जाएगा, प्रॉपर टॉयलेट जो होगा वो स्टूल बाहर निकलेगा नहीं, जब निकलेगा नहीं प्रॉपर और इजीली तरीके से तो वो जो होता है इंसान फोर्स लगाता है। जब फोर्स लगाता है तो वो फोर्स लगाने के साथ साथ जो एनएस के अराउंड वेन्स होते हैं, मसल्स होते हैं, वो टियर हो जाते हैं और उससे ब्लीडिंग होने लगती है। और कुछ एनएस का पार्ट जो होता है वो फोर्स लगाने से, फोर्सफुली स्टूल को पास करने से कुछ एनएस के टिश्यू जो होते हैं वो बाहर मतलब ओवरफ्लो होने लगते हैं, वो बाहर की तरफ फेंकने लगता है। ठीक है ना, तो जाहिर सी बात है आदमी जो अपना जो कॉन्स्टिपेशन है उसको सबसे पहले दुरुस्त करें, सही करें, है ना। उसके लिए आप जो है फाइबर डाइट लीजिए, पानी का इंटेक बढ़ाइए। अगर उससे नहीं हो रहा है तो कुछ मेडिसिन आते हैं, वो मेडिसिन आपको लेना पड़ेगा, है ना, स्टूल को ईजिली पास करने के लिए। ठीक है, और जिस किसी भी इंसान को हो रहा है ये चीज़ तो ज़रूर अपने नियर बाय डॉक्टर से ज़रूर कंसल्ट कीजिए। और हमसे कंसल्टेंसी लेना चाहे तो हम भी कंसल्टेंसी प्रोवाइड कराते हैं ऑनलाइन एंड ऑफलाइन। ठीक है, तो आप हमसे भी मिल सकते हैं, है ना, और आप अपने नियर बाय डॉक्टर से ज़रूर आप जाके कंसल्ट कीजिए, सर्जन से। तो क्रोनिक कॉन्स्टिपेशन है उसको सबसे पहले हमें ट्रीट करना है कि कॉन्स्टिपेटेड आदमी ना रहे। क्रोनिक डायरिया, अगर किसी को क्रोनिक डायरिया भी हो रहा है तो उस केस में भी बार बार आदमी टॉयलेट जाता है। जब टॉयलेट बार बार जाएगा तो डायरिया के लिए उसको
पाइल्स होने के चांसेस हो सकते हैं, तो डायरिया को भी हमें ट्रीट करना है फ़ौरन अगर किसी इंसान को है। लिफ्टिंग हेवी वेट, तो कभी कई दफ़ा देखा गया है कि ज़रूरत से ज़्यादा वेट को लिफ्ट करने से भी जो इंटरनल टिश्यू होते हैं रेक्टम के अराउंड, एनस के अराउंड, वो ओवरफ्लो हो जाता है वो, तो उससे भी पाइल्स होने लगते हैं, ठीक है। स्टैनिंग पासिंग द स्टूल, जैसा कि हमने अभी जस्ट बताया कि जब स्टूल पास करने के लिए आदमी जाता है टॉयलेट तो ईज़िली नहीं आता है, तो वो क्या करता है फ़ोर्सफुली उसको पास करने की कोशिश करता है। इसलिए कहा जाता है कि टॉयलेट के अंदर ज़्यादा देर आदमी को नहीं बैठना चाहिए और मोबाइल वगैरह लेके तो मत ही जाओ टॉयलेट में, जल्दी जाओ और फ़ौरन निकल जाओ टॉयलेट से, ठीक है। ज़्यादा देर बैठेंगे, ज़्यादा फ़ोर्स लगाएँगे, जब ज़्यादा फ़ोर्स लगाएँगे तो पाइल्स होने के चांसेस बढ़ जाते हैं। और अगर आपको स्टूल नहीं आ रहा है तो आप फ़ौरन बाहर आ जाएँ और उसका ट्रीटमेंट लें। अगर कॉन्स्टिपेटेड रह रहे हो आप तो जल्दी से जल्दी उसको ट्रीट करें। तो समराइज़ फॉर्म में ये बताना चाहूँगा कि आपको ज़्यादा देर टॉयलेट में नहीं रहना है और फ़ोर्सफुली स्टूल को पास करने की कोशिश नहीं करनी है। जो ईज़िली वे में आ रहा है उसको आने दें और नहीं आ रहा है तो आप बाहर आ जाइए और उसका ट्रीट कीजिए। ओवरवेट नहीं लेना है, जैसा कि जस्ट हमने ऊपर बताया है ना, लिफ्टिंग हेवी वेट नहीं करने हैं, ओवरवेट नहीं करने हैं, प्रोलॉन्ग सिटिंग इन द टॉयलेट नहीं करना है ना, ज़्यादा देर टॉयलेट में टाइम नहीं बिताना है। और समटाइम्स देखा गया है प्रेगनेंसी के दौरान होता क्या है कि वो वुमेन जो होती हैं वो प्रेगनेंसी के दौरान जो वुमेन होती हैं वो कॉन्स्टिपेटेड रहती हैं, तो उनकी वजह से भी समटाइम्स पाइल्स देखने को मिला है। तो जो प्रेग्नेंट वुमेन है उनको चाहिए कि आप लैज़ेटिव्स वगैरह लो, फाइबर डाइट लो, जिससे आपका मोशन ईज़िली पास हो और लूज़ स्टूल रहे, ठीक है। ईटिंग लो फाइबर डाइट के लेने की वजह से भी आपको पाइल्स देखने को मिला है, ठीक है ना। तो ये कई सारे कॉजेज़ हैं, आप अपने आप में ये देख सकती हैं और देखने के बाद आप एक कंक्लूज़न पे पहुँचेंगे, है ना। अब पाइल्स के अंदर कौन-कौन सा डायग्नोस्टिक टेस्ट, डॉक्टर के पास जाएँगे तो वो कौन-कौन से डायग्नोस्टिक टेस्ट करते हैं उसके बारे में देखते हैं, ठीक है। तो सबसे पहले डॉक्टर के पास आप गए तो फिज़िकल एग्ज़ामिनेशन करेंगे डॉक्टर। फिज़िकल एग्ज़ामिनेशन में कुछ सवालात होते हैं, वो सवालात क्या-क्या होंगे, वो कुछ-कुछ चीज़ें पूछेंगे। सबसे पहले पूछेंगे ब्लीडिंग ड्यूरेशन, कि ब्लीडिंग कितने दिनों से हो रहे हैं और ब्लीडिंग जब होता है तो कितने देर तक होता रहता है ना। फॉर एग्ज़ाम्पल 1 मंथ से ब्लीडिंग हो रहा है या 10 वीक से ब्लीडिंग हो रहा है या हफ्ते दिन से हो रहा है ना, तो सबका वैरी करेगा। और ब्लीडिंग ड्यूरेशन कितना हो रहा है, 1 घंटे तक होता है, 10 मिनट तक होता है, 5 मिनट तक होता है, कितने देर होता है, तो ये सब फिज़िकल एग्ज़ामिनेशन में आते हैं, ठीक है। उसके बाद आता है ब्लीडिंग सीवियरिटी। अब ब्लीडिंग जो होता है वो कितना अमाउंट में होता है, सीवियरिटी का मतलब यहाँ पे अमाउंट, है ना। ब्लीडिंग अमाउंट क्या होती है, ज़्यादा होता है या ड्रॉप आता है या रनिंग वे में आता है ना। और कोई कपड़ा लगाते हो या कपड़ा गीला हो जाता है तो उससे हम लोग पता करते हैं सीवियरिटी ऑफ ब्लीडिंग कितना है। और वो पूछेंगे लम्प्स है या नहीं, जब आप टॉयलेट में बैठते हो तो एक मास सा कोई चीज़ बाहर की तरफ आता है उसको लम्प्स बोलते हैं ना, तो वो चीज़ के बारे में पूछेंगे। और पेन जो होता है वो किस टाइप का होता है, सीवियर होता है, माइल्ड होता है या मॉडरेट होता है ना। और पेन कितने ड्यूरेशन तक रहता है, आपने कोई मेडिसिन ली नहीं ली तो उससे भी कई दफ़ा होता है, उस वो पता करते हैं ना, कि आपने कौन-सी मेडिसिन ली या नहीं ली या किसी मेडिसिन के वजह से हो रहा है, कॉन्स्टिपेशन होता है आपको या नहीं होता है या कॉन्स्टिपेटेड रहते हो, ये सब फिज़िकल एग्ज़ामिनेशन में आता है। स्टूल कैसा होता है, और हार्ड स्टूल होने की वजह से भी कई दफ़ा पाइल्स होते हैं। वो इसलिए होता है कि जब हार्ड स्टूल होता है, जो स्टूल पास होता है तो एनस के पास जितने मसल्स होते हैं, वेन्स होते हैं, वो टियर होने के चांसेस होते हैं हार्ड स्टूल के पास होने की वजह से। तो यहाँ पे ये भी चीज़ देखा गया है। उसके बाद यूज़ ऑफ फिंगर रिक्वायर्ड, ठीक है ना। और कई दफ़ा होता है स्टूल निकालता नहीं है, तो फिंगर लोग टच करते हैं स्टूल को निकालने के लिए, तो ये पूछेंगे क्या फिंगर भी टच करना पड़ता है। टाइम स्पेंट इन द टॉयलेट, आप कितना देर टॉयलेट में बैठते हो, है ना। फ्रीक्वेंट विज़िट, यानी टॉयलेट जो होते हो बार-बार जाना पड़ता है। तो ये सारी चीज़ें यहाँ पे देखने को मिलता है और ये सारा फिज़िकल एग्ज़ामिनेशन में डॉक्टर आपसे पूछेंगे। तो सम और लेस इसमें हर किसी न किसी को जिसको हुआ होगा तो ये चीज़ें देखने को मिलेगी। अब कुछ रेक्टल एग्ज़ामिनेशन आते हैं, ठीक है। अब डॉक्टर जो होगा वो चेक करेगा आपके एनस के अराउंड एरिया को, कि लम्प्स है या ब्लीडिंग हो रहा है या नहीं हो रहा है, लम्प्स है या नहीं है ना। फिर एग्ज़ामिनेशन विथ फिंगर इनसाइड द एनस,
फिंगर को एनएस के अंदर डाल के वो चेक करते हैं, इंटरनल पाइल्स होने के कारण जो होते हैं उसको देखते हैं। इन केस ऑफ नो पेन, अगर नो पेन है तो एक एग्जामिनेशन होता है प्रोक्टोस्कोपी, प्रोक्टोस्कोपी डालते हैं जो कि इंटरनल पाइल्स को उसमें डिटेक्ट किया जाता है। अब उसके बाद आते हैं इन्वेस्टिगेशन। ठीक है, इन्वेस्टिगेशन हमें क्या क्या करना पड़ता है, तो ब्लड टेस्ट कराएंगे, ब्लड टेस्ट से सब चीज़ देखने को मिलता है। सीबीसी कराएंगे, उसमें डब्ल्यूबीसी, आरबीसी, प्लेटलेट्स है ना, ये सब के काउंट देखेंगे, प्लाज्मा के काउंट देखेंगे कि आप एनेमिक तो नहीं है। यहाँ पे लिखा है सीबीसी करते इसलिए कि एनीमिया को चेक करने के लिए कि लार्ज अमाउंट में अगर ब्लड लॉस हो जाएगा तो वो पेशेंट जो होता है वो एनेमिक में चला जाता है। ठीक है, उसके बाद एक आता है सिग्मोइडोस्कोपी, लोअर कोलोन को देखने के लिए करते हैं। कोलोनोस्कोपी इंटायर कोलोन को देखने के लिए करते हैं। ठीक है ना। अब आते हैं पाइल्स के ट्रीटमेंट की बात करते हैं। बवासीर का इलाज क्या क्या कर सकते हैं, ठीक है ना, ट्रीटमेंट में क्या क्या देंगे। तो कुछ एंटीबायोटिक देते हैं, जैसे कि टैबलेट अमोक्सिसिलिन और पोटाशियम क्लेवुलेनेट का कॉम्बिनेशन जो आता है मार्केट में वो दिया जाता है 625 mg का, जो कि आजकल बहुत मोस्टली कॉमनली यूज हो रहा है, क्लेवैम 625 mg का। ठीक है, वो देते हैं। और इसका डोज क्या रहता है, 1 टैबलेट बीडी देते हैं, यानी एक सुबह एक शाम फॉर 5 डेज के लिए। ठीक है, ये एंटीबायोटिक हुआ, ये दे सकते हैं। या टैबलेट ओफ्लोक्सासिन होता है, ये भी दे सकते हैं 1 टैबलेट बीडी, यानी एक टैबलेट सुबह एक टैबलेट शाम 5 डेज के लिए करके आता है। ठीक है, एक टैबलेट आता है स्टाइप्टोविट ई करके आता है। ठीक है, ये भी दे सकते हैं। और इसमें इटमसाइलेट टैबलेट होता है 500 mg का होता है। ठीक है ना, इसको हम यूज करते हैं मेनली ब्लीडिंग को रोकने के लिए। ठीक है, और इसके साथ साथ एक ट्रेनेक्सेमिक एसिड टैबलेट भी देते हैं, ट्रेनेक्से के नेम से आता है मार्केट में, ब्लीडिंग को रोकने के लिए। ठीक है, और ये टैबलेट मेनली लिया जाता है 1 टैबलेट बीडी लेना आफ्टर मील, यानी एक सुबह एक शाम लेना है मील के बाद, खाना खाने के बाद। उसके बाद आता है टैबलेट लेते हैं कैल्शियम डोबेसिलेट, ये लेते हैं 1 टैबलेट ओडी। ठीक है, एक टैबलेट हमें दिन में एक बार लेना है, या तो आप सुबह ले लीजिए या दोपहर में ले लीजिए या नाइट में ले लीजिए। 24 आवर में एक ही लेना है और एक टाइम पे ही लेना है। मान लीजिए अगर आप सुबह ले रहे हैं ब्रेकफास्ट के बाद, तो डेली ब्रेकफास्ट के बाद ही लेना है, या नाइट में ले रहे हैं डेली नाइट में ही लेना होता है। ठीक है, उसके बाद ये तो जनरल फॉर्म में था। अब बेस्ट मेडिसिन फॉर पाइल्स क्या क्या हो सकता है, तो पाइलियम सुपोसिटरी एंड क्रीम आते हैं, ये दे सकते हैं। या इनोवेट क्रीम होता है, या हिमालय के कुछ क्रीम आते हैं पाइल्स टैबलेट के फॉर्म में आता है, वो दे सकते हैं। या हेडेंसा ऑइंटमेंट आता है, वो दे सकते हैं। या SBL 120 एंटी पाइल्स किट आते हैं, ये दे सकते हैं, ले सकती हैं। रेक्टोविन क्रीम आता है, वो दे सकते हैं। या बस्ती कराते हैं जो जातोयादी तेल से। ठीक है ना, बस्ती कराते हैं जातोयादी तेल से। ये जो होता है एक प्रोसीजर होता है, ये आयुर्वेदिक प्रोसीजर माना जाता है। ठीक है ना, तो किसी आयुर्वेदिक हॉस्पिटल में जाके आप ये ले सकते हो, ये घर पे नहीं लिया जा सकता है। अब उसके बाद देखते हैं पाइल्स ट्रीटमेंट में, जैसे पाइलियम सुपोसिटरी होते हैं जिसमें लिग्नोकैन हाइड्रोक्लोराइड जेल, ये देते हैं एनएस के अराउंड लगाने के लिए। या दूसरा दे सकते हैं गो स्मिथ क्रीम आता है, वो दे सकते हैं। डिल्टियाजम क्रीम आता है, वो ले सकते हैं। कोई एक लेना है, कई सारा मैंने यहाँ पे लिखा है, इसमें कोई एक लेना है एट अ टाइम। हाइड्रोकोर्टिजोन एसीटेट 0.25 के इसमें होता है, ये क्रीम ले सकते हैं। या जिंक ऑक्साइड 5% ये ले सकते हैं। एलेंटोइन 0.5% आता है, ये ले सकते हैं। इस 6 में कोई एक लेना होता है और एनएस के अराउंड इसको लगाना पड़ता है बिफोर 5 मिनट स्टूल जब पास करते हैं उसके 5 मिनट पहले आप, यानी टॉयलेट में जाने के 5 मिनट पहले आप लगा के जाइए। ठीक है ना, और ये जो होते हैं इट इज यूज इन रेक्टल कैविटी टू ट्रीट पाइल, इसको मेनली जो होता है जो रेक्टल कैविटी होता है उसके अंदर फिंगर में लेके अंदर डाल के लगा के फिर टॉयलेट आपको जाना है। ये 6 तरीके का ऑइंटमेंट है, जेल है, जिसमें कोई एक आपको लेना है। ठीक है, ये कुछ हमने डायग्राम दिया हुआ है। अब अल्टरनेटिव टू पाइलियम अगर नहीं मिलता है, यानी ये सारे चीज कहीं नहीं मिलता है, तो एक उसका अल्टरनेटिव भी हमने बताया हुआ है, जिसको हम क्या कहते हैं पाइलोरूट क्रीम होता है। इसमें लिडोकैन, कैल्शियम डोबिसिलेट, हाइड्रोकोर्टिजोन,
फिनाइलफेरिन, जिंक ऑक्साइड और ट्रोजेरुटीन इसका कंपोजिशन है। ये कंपोजिशन का भी आप ले सकते हो। इसका ये डायग्राम हमने यहाँ पर दिया हुआ है, ये आप देख सकते हैं। उसके बाद इनोवेट क्रीम आता है जिसमें फिनाइलफेरिन हो गया, बेक्लोमेटाजोन हो गया, लिडोकेन हो गया, ठीक है, ये भी आप ले सकते हो। या प्रोक्टोसिडिल बीडी क्रीम आता है जिसमें फिनाइलफेरिन, बेक्लोमेटाजोन, लिडोकेन के नेम से आता है। ये मतलब ये कंपोजिशन है और ब्रांड नेम आपका ये हो गया, ठीक है। ये इमेज हमने दिया हुआ है, ब्रांड नेम आप इससे ले सकते हो, ठीक है, ये भी लगा सकते हो। लेकिन कुछ हिमालय के प्रोडक्ट आते हैं, ठीक है, हिमालय पाइलेक्स के नेम से आता है, ठीक है। ये ऑइंटमेंट भी आता है, क्रीम भी आता है और इसका टैबलेट भी आता है, तो ये भी आप ले सकते हो। 1 टैबलेट लेना होता है ओडी दिन में 1 बार। उसके बाद देखते हैं हेडेंसा ऑइंटमेंट जिसमें लैनोलिन हो गया, लिडोकेन हो गया, मिथोल हो गया, थाइमोल हो गया, ठीक है। ये कंपोजिशन है सारा, इसमें ले सकते हैं। इसका हमने इमेज डाला हुआ है। और ये जो होते हैं वन ऑफ द बेस्ट ऑइंटमेंट माना जाता है हेडेंसा को पाइल्स के लिए, इसको हम यूज करते हैं ट्रीट पाइल्स, ठीक है। उसके बाद आता है SVL 120 एंटी पाइल्स किट। इसमें क्या होता है, FP टैब्स और ऑइंटमेंट होते हैं, होम्योपैथिक मेडिसिन होते हैं कुछ, जिसमें होम्योपैथिक मेडिसिन में कुछ टैबलेट होंगे तो उसमें 1 to 2 टैबलेट लेना होगा पर डे। तो ये किट के अंदर ये पूरा चीज़ें आता है, ठीक है। उसके बाद कुछ होम रेमेडीज की बात करते हैं कि अब इसमें होम रेमेडीज क्या क्या लिया जाए। तो एक आता है सिट्स बाथ क्या होता है कि हम एक टब के अंदर गुनगुना पानी को फिल करेंगे, उसमें बीटाडीन और सॉल्ट को ऐड करेंगे। अगर बीटाडीन है तो बीटाडीन ले लीजिए, अगर बीटाडीन नहीं है, वैसे बीटाडीन जो होता है वो हर केमिस्ट के शॉप पे इजीली आजकल मिल जाता है। इन केस नहीं मिल रहा है तो आप वहाँ पे कुछ सॉल्ट ले लीजिए कुछ अमाउंट में और उसको ऐड करना है ये वार्म वाटर में, और उसमें आपको बैठना है, ठीक है। बैठना इस तरीके से है कि लोअर पार्ट जो होता है वो एब्डोमेन का वो वहाँ तक आपको, मतलब मेन एनल जो होता है वो पानी में बैठने से गीला हो, ठीक है ना, प्रॉपर। तो 10 से 15 मिनट तक आपको बैठना है, फिर उसके वाइप कर देना है और ड्राई कर लेना है अपने आप को, ठीक है। एक तो ये ट्रीटमेंट है। दूसरा ईसबगोल आता है। ईसबगोल सब लोग जानते हैं, ये मेनली दिया जाता है कॉन्स्टिपेशन को ट्रीट करने के लिए। अगर आपको कॉन्स्टिपेशन हो रहा है तो ईसबगोल को लीजिए, उसको डेली नाइट में मेनली बोलते हैं डॉक्टर लेने के लिए। गुनगुना मिल्क लेना है, मतलब थोड़ा वार्म मिल्क लेना है, हल्का वार्म, और उसमें ईसबगोल 1 टीस्पून को मिक्स करना और दूध को पी लेना है, ठीक है। उसके बाद कुछ फाइबर डाइट जितना हो मैक्सिमम वो लेना है, फ्रूट्स लेने हैं, ठीक है। फाइबर डाइट में जैसे ओट्स हो गया, दलिया हो गया, ठीक है, ये सब लेना है, खिचड़ी हो गया। तो फाइबर डाइट लेना है और फ्रूट्स लेने हैं, ठीक है। फ्रूट्स अगर आपको ऐसे नहीं खाने का मन हो रहा है तो उसको जूस के फॉर्म में लीजिए। और दूसरी चीज़ हमें ये देखना है कि बहुत इम्पोर्टेंट चीज़ है कि कौन से फूड्स को अवॉइड करना है। तो हाई फैट फूड एकदम नहीं लेना है, उसको अवॉइड करना है। स्पाइसी फूड बिल्कुल नहीं लेना है। और जो आजकल फास्ट फूड का ट्रेंड चला हुआ है तो फास्ट फूड को बिल्कुल छोड़ दीजिए, अगर किसी को हेमोरॉइड्स और पाइल या बवासीर है तो, ठीक है। तो ये चीज़ों का ध्यान रखना है। फास्ट फूड आपको बिल्कुल नहीं लेना है, स्पाइसी फूड बिल्कुल नहीं खाना है और हाई फैट फूड बिल्कुल नहीं खाना है। उसके बाद कुछ अदर मेडिसिन होते हैं, जैसे अर्शकाल्प आता है, ये भी एक किट करके आता है, ये ले सकते हो आप, किसी भी केमिस्ट शॉप में मिल सकता है। और जैसा कि हमने ऊपर बताया पाइलेक्स 40 करके एक क्रीम आता है, पाइलेक्स हिमालय का एक टैबलेट आता है, वो ले सकते हो आप, है ना। या पाइलेक्स 40 टैबलेट यहाँ पे दिया हुआ है, या पाइलोक्स क्रीम आता है, ये भी लेके आप एनल के अराउंड लगा सकते हो रेक्टम में, ठीक है। और अब देखते हैं सीवियर केसेस। अगर आपको बहुत सीवियर केसेस हो गया तो लास्ट मेथड जो होता है वो सर्जरी का होता है, ठीक है ना। कि अगर ये सब तो मेडिसिन से अगर आपको ट्रीट नहीं हो रहा है, आपको आराम नहीं मिल रहा है, तो लास्ट ऑप्शन एक बचता है सर्जरी। उसमें क्या होते हैं, कई मेथड होते हैं। बैंडिंग करेंगे आपको, है ना। उसके बाद स्क्लेरोथेरेपी देंगे और या रबर बैंड लाइगेशन करा देंगे वहाँ पे, या इंफ्रारेड फोटो कोएगुलेशन थेरेपी दे देंगे, लेजर फोटो कोएगुलेशन थेरेपी दिया जा सकता है ना। उससे भी सीवियर होगा हेमोरॉइडेक्टोमी करा देंगे, हेमोरॉइड स्प्लेंटिंग करा देंगे।
तो ये सब मेथड है, इसमें वो डॉक्टर आपको देखेंगे, देखने के बाद आपके लिए कौन सा मेथड सुइटेबल है वो आपको करेंगे। तो ये सर्जन करते हैं, ठीक है। तो अगर आपको ये चीज़ें देखने को मिल रहा है जो अभी हमने बताया, तो आप ज़रूर नियरेस्ट बाय डॉक्टर से आप ज़रूर कंसल्ट कीजिए, वो भी सर्जन से, ठीक है। और टिप्स फॉर प्रिवेंशन, ये तो था कि ट्रीटमेंट वगैरह कर लिया, ट्रीटमेंट होने के बाद फर्दर ना हो तो उसके लिए हमें क्या करना है, कुछ प्रिवेंशन अपने आप को करना है। तो कुछ चीज़ें नहीं करनी है, जैसे स्ट्रेन नहीं करना है, यानी टॉयलेट पास करने के टाइम एकदम फोर्सफुली जोर नहीं लगाना है, ज़्यादा टाइम टॉयलेट में आपको स्पेंड नहीं करने हैं, ठीक है। अब क्या करना है, डू यानी क्या करना है आपको, इंक्लूड मोर फाइबर डाइट। आप अपने डाइट में मैक्सिमम से मैक्सिमम जितना फाइबर डाइट ले सकते हैं वो आप लीजिए, उससे आपको पाइल्स होने की शिकायत नहीं रहेगी, और पाइल्स एक बार क्यूर हो गया तो दोबारा होने के चांसेस नहीं रहेंगे, ठीक है। तो आई होप ये वीडियो आप लोग को पसंद आए, तो वीडियो को ज़रूर ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए, और मैंने पूरी कोशिश करी मैक्सिमम चीज़ को कवर करने की। ओके, थैंक यू फॉर नाउ, थैंक यू सो मच।